एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी की जा रही है। लगातार खबर आ रही है 3 भारतीय नागरिकों की पाकिस्तान की गोलीबारी में 3 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई है, ये जानकारी आ रही है। एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी की जा रही है, भारतीय सेना दे रही है मुंहतोड़ जवाब। नीरज, क्या जानकारी मिल रही है? 3 हमारे भारतीय नागरिक मारे गए। जी, क्योंकि हम लोग देख रहे थे कि फायरिंग हो रही है, दोनों तरफ से तोप की गोलाबारी हुई थी और पाकिस्तान ने जो है जो हमारे सीमावर्ती गांव हैं पुंछ और भिम्बर गली इलाके में वहां पर जो फायरिंग की, जिसमें ये जानकारी आई है कि 3 भारतीय जो मासूम नागरिक हैं उनकी जान चली गई, हताहत हुए हैं, वो 3 नागरिक हुए हैं। लेकिन भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। पूरी एलओसी में आज जम्मू कश्मीर से सटी हुई इस वक्त जो नियंत्रण रेखा है और इंटरनेशनल बाउंड्री, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो कि दोनों देशों के बीच में सेटल बाउंड्री है, वहां पर भी जो है फायरिंग इस वक्त दोनों तरफ से चल रही है। एक बार फिर से हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए कि पाकिस्तान किस तरह से, वो कौन कौन से हिस्से हैं जहां पर लगातार उसकी ओर से गोलीबारी की जा रही है और उसके बाद हमारे 3 नागरिकों की जान गई। देखिए चित्रा, जो एलओसी पर जो फायरिंग हो रही है कुपवाड़ा, केरन, उरी सेक्टर और साथ ही जो पीर पंजाल का साउथ वाला जो इलाका है, पुंछ रजौरी वाला जो जम्मू वाला रीजन है, वहाँ पर अगर बात करें तो वहाँ पर पुंछ, रजौरी, भिम्बर गली, अखनूर सेक्टर, यहाँ पर जो है फायरिंग बहुत। भारतीय सेना ने अपना जो है तोप का मुंह खोल रखा है। आर्टिलरी फायरिंग जो है पाकिस्तानी सेना पर हो रही है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने भारत के जो सीमावर्ती गांव हैं वहां पर फायरिंग करी थी, जिसमें 3 नागरिकों की जान गई। इसीलिए भारतीय सेना ने अपनी तोप का मुंह खोल रखा है और इन इलाकों में यानी कि पुंछ, रजौरी, अखनूर सेक्टर में, साथ ही केरन, नीलम घाटी के बारे में जिसके बारे में जनरल सिन्हा कह रहे थे, वो नीलम घाटी जो है वो केरन सेक्टर है, कुपवाड़ा सेक्टर है, इन सब में बहुत जबरदस्त फायरिंग इस वक्त एलओसी पर दोनों तरफ से हो रही है। और इस समय जानकारी मिल रही है पुंछ के स्कूल को आज बंद रखा गया है। जम्मू में पाकिस्तान से सटे एलओसी के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अजय वाचलो हमारे सहयोगी जो ग्राउंड पर ही मौजूद है, उनकी ओर से जानकारी दी गई है। और आपको बताते चले कि पुंछ के भी स्कूल और जम्मू में सभी जो स्कूल हैं उनको आज बंद रखा गया है, क्योंकि पाकिस्तान की ओर से लगातार ये जो हिमाकत की जा रही है उसका मुंहतोड़ जवाब देना है, अपने नागरिकों को सुरक्षित करना है, अपने बच्चों को सुरक्षित रखना है। मेघा, इसी वजह से वहां पर स्कूल बंद रखे गए हैं। चित्रा, देखिए, जब इतनी बड़ी कार्रवाई आपके देश के अंदर की जाती है ना, जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि ये सिर्फ बॉर्डर एरियाज में ये नहीं हुआ है, या फिर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसे हम कहते हैं पीओके में, जहाँ की मैक्सिमम टेरर कैंप्स है, सिर्फ वहाँ भी नहीं हुआ है। आप पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनके वहाँ के टेरर हाइडआउट्स के ठिकानों पर बमबारी कर कर उनको मिसाइल से अटैक कर कर वापस लौट कर आए हैं। तो पाकिस्तान को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा चित्रा। और देखिए, जो हमारी बॉर्डर एरिया है वहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ लोगों को कहा गया था कि इवैक्यूएट कर देना चाहिए, मगर कुछ लोग थे चित्रा वहाँ पर जो कि अब जिस भी वजह से वो रह गए। हमने वहाँ से रिपोर्टिंग भी हमारे सहयोगियों ने की है, ये बोल के कि जब बार बार कहा जा रहा था कि उस जगह को छोड़ के निकलिए, कुछ ऐसे परिवार थे जिन्होंने कहा था कि नहीं भाई, वो वहीं रहना चाहते हैं, उनकी जो भी मजबूरी रही होगी। तो चित्रा, जब बॉर्डर पे शेलिंग होती है तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स तो हो ही जाती हैं, इस टाइप की कैजुअलिटीज तो हमें बर्दाश्त करनी पड़ती है। लेकिन आप समझिए कि हमने कितने बड़े स्केल पर वहां अंदर जाकर 9 ठिकानों पर बमबारी की। इनफैक्ट चित्रा, मैं आपको एक बात कहूं, जो मैं समझ रही हूं, अभी जो मेरी बातचीत हो रही है सरकार के लोगों से, अभी भी जब हम यहाँ स्टूडियो में बैठे हुए हैं, मुझे लगता है कि शायद ये टारगेट 9 से ज्यादा ऊपर जाएगा। अभी तक सरकार ने जो लास्ट हमें स्टेटमेंट दिया है, लगभग 2-2.5 घंटे हो गए उस बात को, मुझे लगता है कि एक अपडेटेड फिगर सुबह में आना चाहिए और शायद 9 से ज़्यादा जगह होंगी जहां भारत ने स्ट्राइक किया होगा। तो आप समझिए कि हमने कितनी बड़ी कार्रवाई करी। जब हमने इतनी बड़ी कार्रवाई करी तो पाकिस्तान को इज्जत बचाने के लिए कुछ तो करना होगा, और जो मिनिमम कर सकते हैं अभी वो यही है कि बॉर्डर पे शेलिंग करना चालू कर दें। तो बॉर्डर के आसपास जो रहने वाले लोग हैं उनको कभी ना कभी इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। बट आई थिंक वी शुड नाउ एटलीस्ट वी शुड फोकस कि इंडिया ने जिस तरीके से जवाब दिया है, मुंह तोड़ जवाब दिया है, इंडिया ने जिस तरीके से बदला लिया है, चुन चुन के मारा है। और मैं चित्रा अभी रिक्वेस्ट करूंगी अपने प्रोड्यूसर्स को कि हम वो एक वीडियो है जो अभी आई है हमारे पास, उस वीडियो में एक लोकल है जो भवालपुर का है, पाकिस्तानी लोकल है, वो उसने ये वीडियो बनाकर डाला है। वो कह रहा है कि जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स पर 4 मिसाइल दागी गई हैं, और वो 4 मिसाइल दागी गई तो हमारी एजेंसीज क्या कर रही थी। उसका सवाल है कि हमारी
एजेंसीज क्या सो रही थी कि यहाँ पर मौलाना मसूद अजहर, आई थिंक वो नाम मौलाना मसूद अजहर का ले रहा है, देखना पड़ेगा वो वीडियो वापस जाकर, मगर वो कह रहा है कि भैया हमारे मॉस्क पर 4 मिसाइल दागी गई, तो हमारी एजेंसीज क्या सो रही थी। तो चित्रा, लेकिन वो मॉस्क पर निशाना साधना नहीं था, उसको आतंक का अड्डा बनाकर रखा गया था। अब वहां पर आतंक का एक ढांचा बनाकर फिर उसके अंदर आतंकवादियों को पालोगे पोसोगे तो फिर भारतीय सेना इस तरह का जवाब देगी। लेकिन हमारे 3 नागरिकों की जान गई है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये जो भैरक के 3 का जवाब 13 से भारत की सेना को लेना होगा, क्योंकि पाकिस्तान इस तरह की हिमाकत नहीं, पहले हमारे आम नागरिकों को मारो और उसके बाद जब तुम्हारे आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करे तो फिर पलटवार करते हुए तुम हमारे बॉर्डर एरिया में रहने वाले मासूम गांव वालों को निशाना बनाओ। और हमारे 3 लोगों की जान चली गई है। इस देश के, हिंदुस्तान के एक एक नागरिक की जान की कीमत बहुत ज्यादा है और हमारी सेना को भी ये सुनिश्चित करना होगा, जिनके फक्र को लेकर इस वक्त हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि IAF के हमारे तमाम जितने भी जवान गए हुए थे इस ऑपरेशन में, वो सभी सकुशल हिंदुस्तान वापस लौट आए हैं, क्योंकि पाकिस्तान की ओर से फेक प्रोपेगेंडा लगातार अलग अलग वीडियोस जारी करके बताया जा रहा था, हमने इनको यहां मार दिया, भारतीय सेना के इस MiG-29 को तमाम के इनको यहां गिरा दिया, वहां गिरा दिया, लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही थी। लेकिन ये जो जवाबी कार्रवाई है नीरज, इसका जवाब आपसे लेते हुए शिवांक उसके बाद आऊंगी कि अंकित और बाहर से हमारे कौन कौन से रिपोर्टर हैं उनके बारे में भी जानकारी मुझे ब्रीफ करते रहें प्लीज। यहां पर 3 का जवाब 13 से उसके आगे बढ़कर आपको देना होगा। पाकिस्तान इस तरह से नहीं कर सकता, पहले तुमने मारा फिर हमने जवाबी कार्रवाई की, पहले हमने घुसकर तुमको नहीं मारा। ये बात हिंदुस्तान को भी याद रखनी होगी, ये बात पाकिस्तान को भी। तुम मारोगे तो छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, बिल्कुल छोड़ा नहीं जाएगा चित्रा। और इसीलिए जो भारतीय सेना की जो कार्रवाई है, जवाबी कार्रवाई जिसको कहा जा रहा है, कि वो बहुत जबरदस्त कार्रवाई इस वक्त जो है भारतीय सेना कर रही है। भारतीय सेना की जो तोप हैं, आर्टिलरी फायरिंग है, वो पाकिस्तान के ऊपर हो रही है। जो उनके टेरर लॉन्च पैड्स हैं, जो उनकी पाकिस्तान की चौकियां हैं, हम लोग उनके सीमावर्ती गांव में कभी कोई अटैक नहीं करती भारतीय सेना। जो उनकी चौकियां हैं, जहां से फायरिंग होती है, जहां से आर्टिलरी जो कि थोड़ा पीछे से करती है, डेप्थ में जाकर फायरिंग करती है आर्टिलरी, तो वहां पर हम लोग जो है उनको टारगेट कर रहे हैं। और इसीलिए इस वक्त LOC हो या अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो, जम्मू कश्मीर में 750 किलोमीटर जो LOC है और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर जो है, करगिल द्रास का सेक्टर छोड़ देते हैं, उसके नीचे जितना भी है, कुपवाड़ा है, केरन है, नीलम घाटी है, उरी सेक्टर है, उसके बाद फिर पुंछ, रजौरी, बिम्बर गली, अखनूर, ये सारे जितने भी सेक्टर है, इस वक्त जो है भारतीय सेना की पूरी जवाबी कार्रवाई इस वक्त पाकिस्तान की चौकियों पर हो रही है, जहां पर उनके जो पाकिस्तान की सेना है वो फायरिंग कर रही थी अपनी आर्टिलरी से, उनको टारगेट किया जा रहा है। और साथ ही ड्रोन्स का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, लॉइटरिंग म्यूनिशंस, यानी कि जो हमारे जो ड्रोन्स होते हैं जो जाके वहां पर बम गिरा देते हैं, उनका इस्तेमाल भी चित्रा लॉइटरिंग म्यूनिशन किया जा रहा है। अपने सूत्रों से जानकारी मंगाइए कि तीनों सेनाओं ने किस तरह से आपस में सामंजस्य बिठाकर ये हमला किया है। तब तक मैं शिवांक से जवाब ले लेती हूँ। शिवांक, लगातार आप वहां के वीडियोस हमारे दर्शकों तक ABP न्यूज के पहुंचा रहे हैं, अभी क्या जानकारी, क्या खबर मिल रही है? कुल कितने ठिकाने हैं जिनको पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया है? कितने आतंकवादी मारे गए हैं? देश ये जानना चाहता है। जी बिल्कुल चित्रा जी, देखिए जिस तरह से इंटेल इनपुट था उसके मुताबिक बहावलपुर में 150 से ज़्यादा आतंकवादी थे, मुद्रिके में 120 से ज़्यादा आतंकवादी थे, उसके अलावा बिम्बर में 100 से ज़्यादा आतंकवादी थे, कोटली में लगभग 100 के आसपास आतंकवादी थे, सियालकोट में 100 के आसपास आतंकवादी थे। तो ये इंटेल इनपुट था। एक्चुअल नंबर अभी लगातार देखिए, जिस तरह से पाकिस्तान से भी लगातार इन्फॉर्मेशन आ रही है और जिस तरह से हमारी भी जो इंटेलिजेंस मतलब एजेंसीज हैं वो भी लगातार इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही हैं, तो अब से कुछ ही देर में एक एक्यूरेट नंबर, अप्रॉक्स नंबर आ जाएगा। लेकिन देखिए किस तरह से प्रिसाइज अटैक था पिछले 15 दिन से लगातार, जब से पहलगाम का अटैक हुआ था, एक एक कोऑर्डिनेट को वेरीफाई करा गया, वहाँ पर जो हमारे सोर्सेज हैं उनसे वेरिफिकेशन करवाया गया और ये पता करा गया कि कहाँ कहाँ पर हैवी टारगेट्स हो सकते हैं। क्योंकि देखिए POK में जब यहाँ पर पुलवामा के अटैक के बाद, जिस वक्त बालाकोट अटैक हुआ था, उसके बाद क्या करा, यहाँ पर लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन और उसके अलावा जैश मोहम्मद कि उन्होंने POK से अपने बेसेस शिफ्ट करना शुरू कर दिए थे। जिस तरह से हम लोग लगातार जिक्र कर रहे हैं कि इस बार का जो अटैक था वो हमें पाकिस्तान के भीतर जाकर हमें करना पड़ा। तो वो क्यों करना पड़ा? इसलिए करना पड़ा क्योंकि इन्होंने POK के अपने बहुत सारे बेसेस को शिफ्ट करके अपने हेडक्वार्टर में इन्होंने शिफ्ट करा था, जहां पर जो इनके बड़े बड़े आतंकी हैं जिन्हें ये भारत कमांडर बनाकर भेजते थे, उनकी ट्रेनिंग्स वगैरह करवाते थे। उसके अलावा जो इनके न्यूली रिक्रूट्स थे उनकी वहां पर ट्रेनिंग करवाते थे, जैश और यहां पर लश्कर की हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसी वजह से हमें पाकिस्तान के भीतर घुसकर ये हमला करना पड़ा। और देखिए पाकिस्तान लगातार पिछले 3 साल से लगातार ये झूठ बोल रहा है कि हाफिज सईद को जेल में डाल दिया है, मसूद अजहर को
जेल में डाल दिया। लेकिन जब वो दोनों जेल में हैं तो ये आतंकी हमले लगातार हो रहे हैं, लगातार उनके जो पूरा हेडक्वार्टर है वहां पर आतंकियों की ट्रेनिंग हो रही है, उसके विजुअल्स लगातार आ रहे हैं। तो देखिए ये बहुत बड़ा अटैक। और दूसरा पाकिस्तान की आप देखिए किस तरह से छटपटाहट है, ये हमने तो पाकिस्तान के आतंकी मारे, लेकिन वो लगातार हमारे जो आम लोग हैं, जो निहत्थे लोग हैं, उन पर अब भी लगातार हमला कर रहा है। पहले आतंकियों से हमला करवाता था और अब अपनी सेना से हमला करवा रहा है। तो देखिए पाकिस्तान पूरी तरह से बहुत ज्यादा फर्क तो है नहीं। बिल्कुल, अब सेना ही आतंकवादियों को पालती पोसती है, वरना उनकी जमीन पर इस तरह की फसल क्यों नहलाती। दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। ये तो भारत की सेना को तय करना है कि आप हर 6 महीने में कुछ ऐसा काम करें ताकि दोबारा उधर से वैसी हरकत हो नहीं, जैसा कि पहलगाम में हम सब ने देखा है। यह हमें तय करना होगा। हमें इंतजार नहीं करना होगा कि आतंकवादी आए, हमारी जान ले लें, उसके बाद हम आपको जवाब दें। हमें यह तय करना होगा कि तुमको तुम्हारी औकात बताते रहेंगे, समय समय पर बताते रहेंगे, ताकि हमारे एक भी नागरिक की जान नहीं जाए। हिंदुस्तान के एक एक नागरिक की जान की कीमत बहुत ज्यादा है और पाकिस्तान इस तरह से उनके खून नहीं बहा सकता। यह हमें तय करना होगा। और पाकिस्तान की औकात क्या है? 24 करोड़ की आबादी वाला देश आकर 140 करोड़ की आबादी को आंखें दिखाता है, खुद आतंकवादियों को पालता पोसता है। हम तो छोटू सा देश मानकर ये मानकर चल रहे हैं कि चलो तुम भी अपना, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, वो कहकर गए थे कि भाई हम अपने दोस्त का चुनाव कर सकते हैं, पड़ोसी का नहीं, इसलिए पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुकात आपको बनाकर रखना चाहिए। लेकिन अगर इस तरह का आतंकिस्तान आपके पड़ोस में नाक की तरह फन फैलाकर बैठ जाए और आपके नागरिकों की जान लेता रहे, तो फिर इसके फन को कुचलना बहुत जरूरी हो जाता है। और ये हमारे देश की सरकार को, हमारी सेना को तय करना होगा कि आप हर 6 महीने पर उसको ऐसा सबक सिखाइए। आप इंतजार मत कीजिए। आतंकवादियों के वहां पर जैसे ही ठिकाने आपके बनते हुए दिखाई दे, हमारे पास तो पूरी जानकारी रहती है, जाओ उसको तुरंत हमला करके खत्म करो। हमारे सीआरपीएफ के जवान को मार देते हैं ये लोग, हमारे आम नागरिकों को मार देते हैं। हमारे जो बिहार के मजदूर काम कर रहे थे, आतंकवादी आकर श्रीनगर में उनको मारकर चले गए। कई ऐसी जगहों पर लगातार वो आतंकवादी वारदात को अंजाम देते रहते हैं। इस बार आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। पाकिस्तान को उसकी हैसियत, उसकी औकात बताकर रखनी चाहिए। नीरज, मैं आपके पास आऊंगी। अंकित के पास कोई बड़ी खबर है? अंकित, क्या जानकारी? और लगातार बैठक प्रधानमंत्री की जारी है, एक एक जानकारी, एक एक खबर वो ले रहे हैं और ये जानकारी भी पीएम को शेयर कर दी गई है कि जितने भी हमारे इंडियन एयरफोर्स के जवान हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं और उनकी वापसी हो गई है। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री को लगातार एक एक ब्रीफ किया जा रहा है और चित्रा जो है भले ही जो है अभी हमारे जो जवान है वो वापस जो हमारे जो एयरफोर्स के जो जवान है उन्होंने सक्सेसफुल ऑपरेशन को कनेक्ट किया है, लेकिन प्रधानमंत्री अभी भी पल पल का अपडेट ले रहे हैं क्योंकि जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, जिस बात का जिक्र अभी आशीष कर रहे थे, एनएसए अजीत डोभाल, वो लगातार जो प्रधानमंत्री को ब्रीफ कर रहे हैं क्योंकि आप जो पाकिस्तान के जो उन ठिकानों पर हमला किया गया है जहां पर आतंकियों के कैंप थे और भारत लगातार ये कह रहा था, प्रधानमंत्री ने भी जब पहलगाम घटना हुई थी उसके बाद जो उनका पहला बयान सामने आया था, यही कहा था कि दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना छुप जाएं, आतंकी और उनके आका, उनसे बदला लिया जाएगा। यह बदला आतंकियों से लिया गया है। पाकिस्तान एक नैरेटिव बता रहा है कि हमारे लोग घायल हुए हैं, लेकिन असल में क्या है? असल में ये वो आतंकी ठिकाने हैं जहां पर उनके आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी। एबीपी न्यूज पहलगाम घटना के बाद से लगातार हम उन स्पेसिफिक लोकेशंस की जानकारी दे रहे थे, लेकिन हमारी जो खुफिया एजेंसीज हैं, जैसे कि मुझे इनपुट मिला, जानकारी मिल रही है, उन्होंने स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट्स, वो लोकेशन आइडेंटिफाई करके और क्रॉस चेक करने के बाद में हमारे जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको जो है हैंडओवर किया था और वहां से ये पूरा प्लान तैयार किया गया था। प्रधानमंत्री की जब तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक हुई थी तो उस दौरान भी उनके पास में वो कोऑर्डिनेट्स थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा था, हम अपनी तरफ से, यानी कि सरकार इस मामले में आगे आपसे नहीं कहेगी कि आप आगे बढ़िए, आप तय कीजिए कि आपको कब आगे बढ़ना है, कौन सा वक्त चुनना है और कब स्ट्राइक करनी है। सेना ने जैसे ही जो एनएसए है अजीत डोभाल, उन्होंने लगातार कोऑर्डिनेट किया, सीडीएस के साथ बातचीत की और उसके बाद में प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया। और चित्रा, हमको भूलना नहीं चाहिए, जिस बात का भी आप लोग जिक्र कर रहे थे कि प्रधानमंत्री 9:30 बजे तक एबीपी न्यूज के जो है उस कार्यक्रम में मौजूद थे। वहां पर उन्होंने इशारे तो कई किए थे, लेकिन वहां से निकले हैं और उसके बाद में वो सीधे जब प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं तो जैसी हमको जानकारी मिली है वो लगातार उसके बाद से ही सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे थे। लगातार प्रधानमंत्री के पास में एक एक जानकारी आ रही थी। जब स्ट्राइक शुरू होनी थी उससे पहले से लेकर के और अभी भी प्रधानमंत्री सोए नहीं है, लगातार एक एक जानकारी हासिल कर रहे हैं क्योंकि ये हमारी देश की संप्रभुता पर हमला था। जिस तरीके से हमारे नागरिकों को मारा गया था, धर्म पूछ करके मारा गया था और ये कहा गया था आप अपनी सरकार को बता दीजिए, तो आज सरकार ने उनको बता दिया है। जिन लोगों ने इस आतंकी हमला को अंजाम दिया था उन आतंकी आकाओं को संदेश दे दिया है कि अगर आप भारत के ऊपर इस तरीके की निगाह उठाएंगे तो आप कहीं पर भी क्यों ना छुप जाएं, किसी भी कोने में क्यों ना छुप जाएं, आपके ऊपर
हमला किया जाएगा, आपको सबक सिखाया जाएगा। और प्रधानमंत्री अभी भी अपने घर में भले मौजूद हैं, लेकिन वो उस दफ्तर में मौजूद हैं जहां से लगातार एक एक जानकारी उन तक पहुंच रही है। जी, और ये बहुत जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि जब नेतृत्व आपका सशक्त होता है तो फिर उसका असर बहुत दूर तलक जाता है। नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से हम सब ने देखा कि वो विदेश दौरे पर थे और पहलगाम आतंकी हमले के बाद वो एक तरफ सीधे एचएम को निर्देश देते हैं, आप श्रीनगर जाइए, आप जाकर पहलगाम में हालात का जायजा लीजिए। दूसरी तरफ खुद ही वो अपने विदेश दौरे को छोटा करके उसके बाद वो सीधे देश के भीतर आते हैं और फिर मीटिंग पर मीटिंग शुरू कर देते हैं। तब से लेकर यानी कि 23 तारीख सुबह जब नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान पहुंचे अपनी यात्रा के बाद, तब से लेकर आज तक लगातार ये सवाल उनके ज़हन में कौंधता रहा होगा कि 140 करोड़ का हिंदुस्तान आपसे ये जवाब मांगता है कि बताइए आप कब हमला करेंगे घर में घुसकर। और ये बात भी सच है कि खुद नरेंद्र मोदी की ओर से उस लकीर को इतना बड़ा कर दिया गया है नीरज कि अब लोग सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के आगे की बात कर रहे थे। वो कह रहे थे हो गया अब सर्जिकल एयर स्ट्राइक, अब इसके आगे बताइए प्रधानमंत्री जी आप करेंगे क्या। और शायद आज जिस तरह से आपने बताया कि राफेल का इस्तेमाल किया गया और तीनों सेनाओं का ये जो कोऑर्डिनेशन रहा, ये उसके आगे की बात वास्तव में हो गई और इस वजह से आज हम इस तरह की तस्वीर देख रहे हैं पाकिस्तान की। बिल्कुल चित्रा, देखिए ये भारतीय सेना साफ कर चुकी थी, जो जितने भी ऑपरेशनल कमांडर्स हैं, कि एक बार जो आपने टैक्टिक्स इस्तेमाल कर ली फिर हम दोबारा उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक में हमारे पैरा एसएफ कमांडोज गए थे जिन्होंने उरी का बदला लिया था। पीओके में जो लॉन्च पैड से, टेरर लॉन्च पैड से वहां गए, उन्होंने वहां आतंकियों को मारा। आमने सामने की लड़ाई हुई जिसमें काफी संख्या में मारे गए, दर्जनों उसमें आतंकी मारे गए थे। दूसरी जो स्ट्राइक हुई बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई जिसमें हमारे फाइटर जेट्स गए, एक टेरर कैंप पर अटैक किया जिसमें शक था कि जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने इसमें अंजाम दिया था, जैसा था ही उसमें। तो वहां पर 300 के करीब जो आतंकी थे उस वक्त मौजूद थे जब स्ट्राइक की। इस बार ऐसा था कि ऐसा किया जाए, क्योंकि देखिए ये बार बार वहां पर बालाकोट के बारे में जानकारी हम लोग लगातार बता रहे थे कि वहां पर फिर से जो है टेरर कैंप शुरू हो गया है, भावलपुर में फिर से वहां पर आतंकी आ रहे हैं। तो इस बार ऐसा करना था आपको कि जहां पर वो एक बार दोबारा से जो कुकुरमुत्तों की तरह जो उग आते हैं, आतंकी आते हैं, वो फिर से उग ना पाए, इसलिए यह सजा देनी बहुत जरूरी थी। इस बार खात्मा करना जरूरी था। इसीलिए भारतीय सेना ने, यानी कि आर्म फोर्सेस, थल सेना, वायुसेना, नौसेना ने तीनों ने रणनीति बनाई, जो हमने सीसीएस की मीटिंग देखी थी, जिसमें साफ तौर से जो तीनों सेना प्रमुख थे, सीडीएस थे, रक्षा मंत्री थे और एनएसए थे, उन्होंने बताया कि किस तरह के ऑपरेशंस हम लोग कर सकते हैं। रॉ चीफ को लेकर आए थे, पूर्व रॉ चीफ को लेकर आए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड में, जिसमें कोऑर्डिनेट्स जो है इन आतंकी ठिकानों के, यानी कि पंजाब प्रांत, चित्रा ये हमें ध्यान रखना होगा, ये पंजाब प्रांत जहां मुरीद के भावलपुर है, ये पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है, पाकिस्तान के अंदर है। यहाँ पर यहीं से जो है टेरर कैंप्स जो है हेडक्वार्टर है जैश ए मोहम्मद के, जिसकी पूरे जो जैश ए मोहम्मद का जो हेड है मसूद अजहर, जिसको छोड़ा गया था 1999, आमिर की पदवी देते हैं उसको जैश ए मोहम्मद में, वो वहां से अपने टेरर। अच्छा, ये सारी चीजें तो ठीक है, ये बताइए ये आसिम मुनीर कहाँ भाग गया? मतलब अभी तक उसका कुछ पता नहीं चल रहा है और ट्वीट तो बाकी लोगों के आ गए, बाकी लोगों के चेहरे भी दिखाई दे रहे हैं, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। ये आसिम मुनीर कहाँ भाग गया? देखिए चित्रा, आसिम मुनीर के खिलाफ तो आप ये मानकर चलिए कि आसिम मुनीर के खिलाफ तो पहले से ही बगावत हो चुकी थी। जो उनके चीफ ऑफ स्टाफ हैं, इंटीग्रेटेड चीफ चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ साहिर शमशाद मिर्जा, उन्होंने पहले ही बगावत कर दी थी। उन्होंने साफ तौर से कहा था रावलपिंडी में हेडक्वार्टर में कि ये आपके भाषण के चलते ही जो है ये हमला हुआ है, पहलगाम में हमला हुआ है और भारत के साथ हमारा युद्ध के मुहाने पर पहुंच गए हैं। तो ये उन्होंने साफ तौर से कह दिया था। इसीलिए मुंह छिपाने के लिए इस वक्त आसिम मुनीर नहीं है। आसिम मुनीर को खुद अपनी जान के लाले पड़ रहे होंगे, कहीं ऐसा ना हो कि मैं कहीं पर जाऊं, कहीं पर बॉर्डर पर जाऊं तो वहां पर कोई स्ट्राइक हो जाए, इसलिए अब एलओसी पर जाएगा भी नहीं आसिम मुनीर। आसिम मुनीर ये जनरल नहीं है, ये मौलाना मुल्ला आसिम मुनीर है। इसके कहने पर ही इसके आतंकी, हम लोग जानते हैं कि हाशिम मूसा जिसने इस हमले को, नरसंहार को अंजाम दिया, हमला क्या नरसंहार था, वो जो था वो पाकिस्तानी सेना की एसएसजी का कमांडो था, यानी कि स्पेशल सर्विस ग्रुप का कमांडो था, जो वहां पर काम करता था, एसएसजी में काम करता था। उसको मिलिट्री ट्रेनिंग मिली हुई थी कमांडो की, इसीलिए जो है उसको वहां पर भेजा गया और इतना बड़ा हमला किया गया। इन्होंने पूरी मिलिट्री रणनीति के तहत जो है इस हमले को अंजाम दिया था। कैसे आपको आना है, किस डिवाइस का आपको इस्तेमाल करना है, कौन सी एल्पाइन आपको ऐप इस्तेमाल करनी है, कौन सा चाइनीज आपको कम्युनिकेशन डिवाइस दिया जा रहा था कि आप, जिससे कि आप ट्रैक ना हो पाए, इंक्रिप्टेड मैसेजेस आप अपने पाकिस्तान में बैठे हुए कमांड सेंटर को भेज रहे थे। इन सब को देखते हुए ही भारत ने पूरे एविडेंस इकट्ठे किए और इन सब पर टारगेट किया गया। 24 जो है मिसाइल और बॉम्ब जो है गिराए, इन जगह पर 9 जगह पर गिराए, जिसमें कि पाकिस्तान के
पंजाब प्रांत के 3, मुरीद के, भावलपुर और सियालकोट, और उसके अलावा जो बाकी 6 जो थे वो पीओके में, यानी कि पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाला कश्मीर, जो कि भारत का हिस्सा था, जो 1948 से भारत के पास है, वही पीओके जिसको तो हराया आतंक का गढ़ बना दिया 1948 में भी इस पाकिस्तान को हराया गया, 1965 में भी, 1971 में भी, चित्रा, 1999 में। जल्दी से ब्रेकिंग आर्मी की तरफ से जानकारी आ गई है। सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है भारतीय सेना की तरफ से इस ऑपरेशन को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के हेडक्वार्टर में की जाएगी, दिल्ली में की जाएगी। सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ये जानकारी भारतीय सेना की तरफ से आ चुकी है, ऑफिशियल जानकारी दी गई चित्रा, ये भारतीय सेना की तरफ से कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। इसमें पूरी जानकारी दी जाएगी कि आखिरकार किस तरह से ऑपरेशन किया गया, तीनों सेनाओं ने किस तरह से किया, कौन कौन से अधिकारी होंगे, डीजीएम होंगे, एयरफोर्स के होंगे, इंटीग्रेटेड स्टाफ के ऑफिसर्स होंगे, और साथ ही जो होंगे वो नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए अधिकारी होंगे। वो करेंगे सुबह 10 बजे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, शास्त्री भवन में ये की जा रही है, मीडिया सेंटर में की जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई ये इनवाइट आ चुका है। भारतीय सेना के जो प्रवक्ता हैं, ऑफिशियल प्रवक्ता है ब्रिगेडियर सुधीर चमोली, उनकी तरफ से ये जारी किया गया और उन्होंने कहा है कि इनवाइट भेजा गया है भारतीय मीडिया को कि आप आइए और हम आपको जानकारी देंगे कि कैसे अंजाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर को। तो इस वक्त की बड़ी खबर नीरज जो बता रहे हैं, सुबह 10 बजे सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें जानकारी इस बाबत दी जाएगी कि किस तरह से इस ऑपरेशन सिंदूर को हमने अंजाम दिया है। लेकिन भारतीय सेना के ऊपर फक्र है इस देश को, उनकी वजह से हम देश के भीतर महफूज हैं, उनकी वजह से शायद इस दिल को तसल्ली मिल रही है जब हमने बदला को न सिर्फ पूरा किया बल्कि पूरा होते हुए अपनी आंखों के सामने देख भी रहे हैं। बदला ले लेना और उसको पूरा होते हुए देखना, दोनों में फर्क होता है। जब चुन चुन के उनके आकाओं को, आतंकवादियों को अंजाम तक पहुंचा रही है हमारी सेना, तो जरा सोचिए हिंदुस्तान कितनी तसल्ली इस वक्त कर रहा है। यही कारण है कि देश के अलग अलग हिस्सों में जैसे ही खबर फैल रही है उसके बाद या तो लोग टीवी देख रहे हैं या तो जश्न मनाने के लिए सड़कों पर उतर पाए हैं। ये हिंदुस्तान की ताकत है, हिंदुस्तानी फौज की ताकत है, हमारी आर्मी, हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी की ये ताकत है, जिनके साझा प्रयास की बदौलत आज ये बड़ी खबर, ये खुशखबरी हमें मिली। और जिस तरह की तस्वीरें तबाह होते हुए आतंकिस्तान के हम देख रहे हैं, यकीनन हर हिंदुस्तानी को वो फख्र से भर दे रही हैं। जिस तरह का मुंहतोड़ जवाब भारत की ओर से दिया गया है। ये बड़ी खबर मैं जल्दी से दे दूं, उसके बाद मैं आ रही हूं। जिन ठिकानों पर हमला हुआ वहां पर बहुत बड़ी संख्या में आतंकवादी थे। हमले से पहले कैंपों में बहुत बड़ी संख्या में आतंकवादियों की मौजूदगी थी। बहावलपुर में 250 से ज्यादा आतंकी मौजूद थे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप देख रहे हैं। बहावलपुर में एक ही जगह पर 250 से ज्यादा आतंकवादी, आपको बताते चले कि वो सो रहे थे। चकमरू में 80 आतंकवादी मौजूद थे, मुरीदिके में 120, मुजफ्फराबाद में 130 आतंकवादी, कोटली में 80, सियालकोट में 100 आतंकवादी थे। वो आतंकवादी गुलपुर में 80, भिंबर में 60 आतंकी मौजूद थे। चुन चुन को मारा है, बहुत अच्छे से मारा है। वैसे भले ही पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सवाल उठा रहा हो, लेकिन उसके नागरिक ही उसके झूठ का किस तरह से पर्दाफाश कर रहे हैं। पाकिस्तानी नागरिक ने मौलाना मसूद अजहर के मदरसे पर हमले को स्वीकार कर लिया है। क्या वो बोल रहे हैं, सुनिए। इंडिया ने जंग शुरू कर दी है। अभी मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर मौलाना मसूद अजहर साहब के जो है मदरसा है उसके ऊपर 4 मिसाइल दागे गए हैं। 4 मिसाइलों के साथ हमला किया गया है मौलाना मसूद अजहर साहब के। लेकिन मेरा सवाल है कि हमारी एजेंसीज कहाँ सोई हुई थी, हमारी अफवाज पाकिस्तान कहाँ सोई हुई थी जब ये हमला हुआ। मुजफ्फराबाद की भी खबर आ रही है कि मुजफ्फराबाद वाली साइड पे भी ये अटैक हुआ है। लेकिन सबसे पहले मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर अटैक हुआ है ब्लास्टिक मिसाइल के साथ। उन्होंने हमला किया है मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर। 4 मिसाइल मारे गए हैं। अब बस ये पाकिस्तानी नागरिक ये भी बता देते कि मौलाना मसूद अजहर भी मारा गया है। 4 मिसाइलें जो उसके मदरसे पर दागी गई हैं, तो फिर यहाँ पर थोड़ी हमारी इस खुशखबरी में और ज़्यादा 4 चांद लग जाते, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आतंकवादियों के आकाओं को। सवाल के साथ नीरज में एक बार शिवांग के पास चलते हैं। अंकित गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवांग, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ये जो मसूद अजहर है, ये जो हाफिज सईद है, जिसका नाम ले लेके हम लोग थक चुके हैं, उनको भी उनके अंजाम तक पहुँचाकर बात खत्म की जाए। शिवांग जी बिल्कुल चित्रा जी, देखिए ये दोनों लोग पाकिस्तानी सेना की प्रोटेक्शन में है। नीरज जी भी मतलब जानते हैं कि पिछले 3 साल से किस तरह से पाकिस्तान सेना उन्हें बचा रही है। पाकिस्तान सेना करती क्या है कि ये दिखाती है कि देखिए हमने इन्हें जेल में डाल दिया है, लेकिन वो उन्हें बेसिकली आईएसआई के सेफ हाउस में, हाफिज सईद को भी उन्होंने छुपा रखा है, मसूद अजहर को भी छुपा रखा है। और दोनों को लेकर कारण ये दिया है कि जिस तरह से FATF से की उन्हें ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था, तो उससे बचने के लिए उन्होंने ये कहा कि देखिए ये दोनों लोग तो जी जेल में हैं, लेकिन ये दोनों लोग आज की तारीख में ISI के सेफ हाउस में हैं, जहां पर सेना की
कड़ी प्रोटेक्शन है। जो मेरी जानकारी है कि इन दोनों के जो बेसिकली सेफ हाउसेज हैं वहां पर 50 से ज़्यादा जो सैनिक हैं उनकी प्रोटेक्शन है, उसके अलावा जो उनकी पुलिस फोर्स है उसकी प्रोटेक्शन है, और इनके साथ हर समय एक मेजर और एक कर्नल लेवल का जो ऑफिसर है वो इनकी प्रोटेक्शन में हर समय रहता है। तो देखिए जिस तरह से पाकिस्तान लगातार जैश का, लश्कर का, इन दोनों का प्रयोग भारत के खिलाफ करता है, तो इनके जो आतंकी सरगना है इनको लगातार पाकिस्तान प्रोटेक्शन दे रहा है। क्योंकि देखिए जिस तरह से आज के 2 साल पहले हाफिज सईद के ऊपर हमले की खबर आई थी, जिस तरह से मसूद अजहर का ये जो पूरा हेडक्वार्टर है इसके ऊपर बम धमाके की खबर आई थी, तो उसके बाद से पाकिस्तान लगातार इन लोगों को लगातार एक तरह से शरण दे रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है, और ये जो जितने भी आतंकी सरगना हैं इन्हें लगातार अपने सेफ हाउसेज में रख रहा है। लेकिन अब देखिए जो स्थिति है कि सेफ हाउसेज में वो आतंकी तो हैं, लेकिन जो उन आतंकियों के इशारे के ऊपर हमला करते थे, जो उनके कमांडर्स थे, वो सारे ये जो हम लोग को लगातार तस्वीरें दिख रही हैं, जो लगातार वहाँ के लोग कह रहे हैं कि लगातार मिसाइल अटैक में कोई नहीं बचा है, ये वहाँ के जो लोकल सिविलियंस हैं वो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि जिस तरह से मिसाइल अटैक हुआ है, ना स्ट्रक्चर बचा, ना भीतर जो आतंकी मौजूद थे वो बचा। जी चित्रा। अब बिल्कुल, अब उनकी संख्या कितनी है इसके बारे में हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान अगर खुद ही स्वीकार कर रहा है कि 25 मिसाइलें दाग दी हैं हिंदुस्तान ने, तो सोचिए ये आंकड़ा कितना बड़ा होगा। अंकित के पास जल्दी से चलते हुए, अंकित क्या खबर मिल रही है? प्रधानमंत्री पूरी रात जगे, दिन में अब सीसीएस की बैठक भी होगी, उसके पहले 10 बजे सेना की ब्रीफिंग होगी। क्या खबर, क्या जानकारी? आज पूरा दिन हर एक जानकारी शेयर करते हुए बीतने वाला है कि किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। बिल्कुल, देखिए अभी आधिकारिक तौर पर देखिए अभी तक हमारे पास में जो जानकारी आ रही हैं हम वो दे रहे हैं, लेकिन 10 बजे हमारे जो सेना के जो वरिष्ठ कमांडर्स हैं वो सामने आएंगे, जो वो वरिष्ठ चेहरे सामने आएंगे, जो ये पूरे जिन्होंने इस ऑपरेशन को नजदीक से देखा है, जिन्होंने एक तरह से जो है जिनके पास में पूरी जानकारी आधिकारिक तौर पर वो सामने देंगे। लेकिन चित्रा, एक महत्वपूर्ण जानकारी निकल के सामने आ रही है कि जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सीमा पर जो इस वक्त जो है जो गोलाबारी चल रही है उसको लेकर भी प्रधानमंत्री को लगातार ब्रीफ किया गया है, और जानकारी लगातार यही दी गई है कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है हमारे जो गांवों के ऊपर जहां पर जो है लोग रह रहे हैं वहां पर जो है इस वक्त जो हैवी शेलिंग कर रहा है, यानी कि भारी गोलाबारी का इस्तेमाल कर रहा है। तो साफ तौर पर सेना को जो निर्देश यही है कि आपको जो उचित लगता है आप उस तरह से जवाब दीजिए, आपको जिस तरीके के हथियारों का इस्तेमाल करना आप कीजिए। लेकिन अगर जो पाकिस्तान ये सोचता है कि आतंक के खिलाफ अगर भारत कोई कार्रवाई करेगा तो उसका वो बचाव में आकर के इस तरीके से जो है वो गोलाबारी करके जो है रुक जाएगा या भारत को जो है रोक लेगा, तो ऐसा नहीं होगा। और प्रधानमंत्री लगातार ये कहते रहे हैं, खुद जो प्रधानमंत्री ने जब ये पहलगाम घटना हुई थी, जो उसकी के जो 2 दिन बाद जब वो बिहार पहुंचे हैं, तो उन्होंने सबसे पहला बयान तो वहीं दे दिया था कि किस तरीके से ना सिर्फ आतंकी बल्कि आतंक के आकाओं को भी दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना छुप जाए वहां पर उनको जो है नहीं छोड़ा जाएगा। और चित्रा, हमको ये भी नहीं भूलना होगा, आज ये जो भारत के जो सेना ने जो ये अटैक किया है ये उन तमाम जो आतंकी ठिकानों पर किया है। ऐसा नहीं है कि जो पहलगाम हमले में से जुड़े हुए आतंकी थे, लेकिन वो आतंकी संगठन जो भारत में जो है वक्त पर जो आतंकी घटनाओं को अंजाम देते रहे, फिर चाहे वो जैश ए मोहम्मद हो, लश्कर तोयबा या फिर उसके अलावा अगर हम बात करते हैं वो टेररिस्ट कैंप जो भारत की जो सीमा के इर्द गिर्द है, खासतौर पर जो है जो पाकिस्तान ने हमारे कश्मीर का पर जो कब्जा कर रखा है, पाक अधिकृत कश्मीर है, जहां पर जो मुजफ्फराबाद के ऐसे इलाके जहां पर टेररिस्ट कैंप मौजूद हैं, तो भारत की सेना के पास में स्पेसिफिक इनपुट्स थे। भारत की सेना ने ये जो स्ट्राइक की है ये बाकायदा स्पेसिफिक इनपुट्स के आधार पर की है। बड़ी खबर आई है, फौरन रुक रही हूं, मैं फौरन आ रही हूं अंकित। हमले से पहले कैंपों में बड़ी संख्या में मौजूद थे आतंकवादी। बहावलपुर में 250 से ज्यादा आतंकी मौजूद थे। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, फुल फ्रेम दिखाइए आप, फुल फ्रेम ब्रेकिंग न्यूज। इतनी बड़ी खबर है, अगर 250 आतंकवादी थे और उनको हमने मार गिराया है। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी, जिन ठिकानों पर हमला किया गया वहां पर बहुत बड़ी संख्या में आतंकवादी थे। हमले से पहले कैंपों में बड़ी तादाद में आतंकवादियों की मौजूदगी थी। बहावलपुर में 250 से ज्यादा आतंकी मौजूद थे और 250 आतंकवादियों को अगर जहन्नुम तक पहुंचा दिया गया। मुरीदकी में 120 थे, मुजफ्फराबाद में 130 आतंकवादी थे, कोटली में 80 थे, सियालकोट पे 10 आतंकवादी थे। टोटल अगर जोड़कर मुझे बताइए, गोलपुर में
80 थे। भीमबेर में 60 आतंकवादियों की मौजूदगी थी। चकममरू में 80 आतंकवादियों की मौजूदगी थी। सारा जोड़कर एक बार बताइए कि कुल कितना होता है। ये संख्या तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, तकरीबन 500 के आसपास अगर मैं देख पा रही हूँ। कोटली में 80, सियालकोट में 10 थे, ये हो गए 90। आगे बढ़िए, आगे बताते रहिए। बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी जानकारी एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। जिन ठिकानों पर हमला हुआ है वहां पर बहुत बड़ी तादाद में आतंकवादियों की मौजूदगी थी। बड़ी तादाद में पहले कैंपों में बड़ी तादाद में आतंकवादी मौजूद थे। सिर्फ बहावलपुर के ही आतंकी कैंप में 250 आतंकवादियों की मौजूदगी थी। बहावलपुर से अगर बाहर निकले तो फिर आपको बताते चले, गुलपुर में 80 थे, सियालकोट में 100 थे, कोटली में 80 थे, मुजफ्फराबाद में 130 आतंकवादी थे। ये 500-600 से ज्यादा के तादाद हो जाती है। शिवांग इस बारे में और ज्यादा जानकारी देंगे। शिवांग, अगर ये आतंकवादी तमाम ठिकानों पर थे तब तो ये माना जा सकता है कि 500-600 लोगों का काम तमाम कर दिया भारतीय सेना ने। जी बिल्कुल चित्रा जी, बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से बहावलपुर का ये जो 250 नंबर आ रहा है, ये 250 नंबर हम लोग को 5 फरवरी को भी दिखा था कि जब 5 फरवरी को रावलकोट में हमास और जैश ए मोहम्मद की जब पूरी सार्वजनिक रैली वहाँ पर निकाली गई थी तो वहाँ पर लोकल लोग नहीं थे। वहाँ पर 250 से 300 के आसपास जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी ही थे जो हथियारबंद थे और पूरा उनका ही वेशभूषा में लगातार घूम रहे थे। तो देखिए, जिस तरह की अब तक जानकारी मिली, क्योंकि देखिए इस बार जो अटैक किया गया चित्रा जी, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, इस बार जो अटैक हुआ वो सीधा हेडक्वार्टर पे हुआ। अभी तक क्या हो रहा था कि जो अटैक हो रहे थे वो बेसिकली या तो लॉन्चिंग पैड्स पर हो रहे थे या तो इनके ट्रेनिंग कैंप्स पर हो रहे थे, लेकिन इस बार निशाना सीधा हेडक्वार्टर को बनाया गया है। तो उसी की वजह से ये इतना बड़ा नंबर हम लोग को लगातार दिख रहा है। और इंटेल सोर्सेज की तरफ से जो बेसिकली जानकारी हम लोग को मिल रही है कि जब उन्होंने इंफॉर्मेशन इकट्ठा करी थी अटैक से पहले, तो उसमें उनके मुताबिक बहावलपुर में 250 से ज़्यादा आतंकवादियों की उनके पास इनपुट था, मुल्के में 120 से ज़्यादा, मुजफ्फराबाद में 100 से ज़्यादा, कोटली में 80 के आसपास, सियालकोट में 100 के आसपास, गुलपुर में 100 के आसपास, बिम्बर में 60 के आसपास और चाकमरू में 70 से 80 के बीच में आतंकियों की संख्या का उन्हें पता चला था। तो देखिए, ये लगातार जिस तरह से हम लोग सुबह से ही लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से सारी एजेंसीज ने लगातार कोऑर्डिनेशन कर रखा था और सारी एजेंसीज ने लगातार इनपुट आपस में शेयर कर रहे थे। जिस तरह से पहलगाम में जिस तरह से अटैक हुआ था, हम सभी लोग लगातार ये दावा कर रहे थे, लगातार कह भी रहे थे कि देखिए किस तरह से इंटेलिजेंस का फेलियर हुआ। लेकिन पिछले 15 दिन में इंटेलिजेंस एजेंसीज लगातार लगी हुई थी, लगातार ये तो 900 हो रहे हैं पूरे आतंकवादियों को। अगर जहां जहां आपने जो जानकारी दी है सबको जोड़ लिया जाए तो क्या 900 आतंकवादी मार दिए भारतीय सेना ने? हमारे साथ एक ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। सब माफी के साथ मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ क्योंकि बहुत बड़ी खबर है, इस बारे में जानकारी ले लेते हैं। अगर ये वास्तव में शिवांग जो जानकारी आप दे रहे हैं कि इतनी बड़ी तादाद में हमले से पहले हर जगह पर आतंकवादियों की मौजूदगी थी, फिर तो ये आंकड़ा 900 जाकर पहुंच रहा है शिवांग। चित्रा जी, ये आंकड़ा उस 900 से भी ज़्यादा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से लगातार देखिए हम लोग जिक्र कर रहे हैं कि किस तरह से हेडक्वार्टर्स पर अटैक करा गया, किस तरह से हिजबुल का हेडक्वार्टर है उसको निस्ता नाबूद कर दिया गया, किस तरह से जैश का हेडक्वार्टर है उसे निस्ता नाबूद कर दिया गया, किस तरह से लश्कर का हेडक्वार्टर है उसे निस्ता नाबूद कर दिया गया, किस तरह से इनके जो बड़े बड़े लॉन्चिंग पैड्स हैं उन्हें किस तरह से ध्वस्त किया गया। बहावलपुर में तो 2 हेडक्वार्टर, मसूद अजहर का मदरसा और उसके अलावा जो जैश का हेडक्वार्टर है, दोनों को खत्म किया गया है। तो देखिए, ये भी हो सकता है कि ये जो इस वक्त 900 का नंबर हमें ज्यादा दिख रहा है, ये हो सकता है संख्या उससे भी ज्यादा आ जाए। नीरज जी और बेहतर बता सकते हैं इसके बारे में कि किस तरह से इन सारे ये जो हेडक्वार्टर्स थे इसमें जैश के आतंकी लगातार रहते थे। एक पूरा इनका कमांड सेंटर जैसा था जहां पर हर प्रकार की जो भी गतिविधि होती थी वो करते थे। और एक तरह का 900 आतंकवादी लोग भी कहना वो है दुर्दांत हैं सब। 900 आतंकवादियों को मार गिराने में अगर भारतीय सेना को कामयाबी मिली है तो इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती है। और यकीनन भारतीय सेना को सैल्यूट, जिस तरह का पराक्रम उन लोगों की ओर से इस ऑपरेशन सिंदूर में दिखाया गया है। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रिगेडियर साहब, ये 900 का आंकड़ा टोटल जोड़कर आ रहा है कि इतने आतंकवादी मौजूद थे हमले के पहले। हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए बताइए, सुबह 10 बजे जब सेना की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, क्या कोई आधिकारिक आंकड़ा इस बारे में दिया जाएगा या फिर सेना इससे बचने की कोशिश करती है? देखिए, सेना को कोई जरूरत नहीं है बचने के लिए। जो आंकड़े कंफर्म होंगे, क्योंकि जो अक्रॉस दी बॉर्डर कैजुअल्टीज जितनी हुई हैं, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसीज वो गैदर करने की कोशिश करेंगी और वो आंकड़े देश के सामने रखे जाएंगे।
रही बात इतनी नफरी की कि जनरली क्या होता है कि जो इनके मरकज होते हैं, चाहे मरकज तैयबा हो या मरकज सुभान, कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है। नीरज, इस सवाल का जवाब आपसे। बिल्कुल, देखिए जो ब्रिगेडियर दत्ता बता रहे हैं कि जो इनके जो कैंप्स होते हैं, जो मदरसे होते हैं, मरकज़ जिनको ये बोलते हैं, वहाँ पर जो है ये जो लड़के होते हैं, युवा होते हैं, उनको वहाँ पर बुलाते हैं, उनको धार्मिक शिक्षा दी जाती है और उसी में जो है कट्टरपंथी की जो उसको शिक्षा दी जाती है कि किस तरह से जिहाद आपको करना है, किस तरह से भारत के खिलाफ आपको लड़ाई लड़नी है, कैसे हिंदुओं के खिलाफ आपको लड़ाई लड़नी है। और वही मानसिकता है चित्रा दरअसल जो कि पहलगाम में हमने देखा कि वो पूछ रहे हैं, धर्म पूछ रहे हैं, आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, उस तरह की तकरीरें यहाँ पर दी जाती हैं। फिर उसके बाद जब उनको लगता है कि ये पूरी तरह से रेडिकलाइज हो गया है, युवा हो गया है, तो उसको भेजा जाता है, फिर टेरर कैंप पे भेजा जाता है। टेरर कैंप पे जो है वहाँ पर उनको मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है और ये भावलपुर का जो हेडक्वार्टर है इसमें भी ट्रेनिंग दी जाती रही है, मिलिट्री ट्रेनिंग भी दी जाती थी। तो फिर उसके बाद उनको जो टेरर कैंप्स इनके बालाकोट में टेरर कैंप है, कोटली में इनका टेरर कैंप है, मुजफ्फराबाद में इनके टेरर कैंप्स हैं, बहुत जगह पर इनके टेरर कैंप्स हैं, वहाँ पर है। और अगर 900 आतंकवादियों को मार गिरा है तो इससे अच्छी बात, और सेना अगर इस बात को कंफर्म कर दे तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। बड़ी खबर दे दी, जम्मू, सांबा, कठुआ, राजौरी, पुंछ में आज स्कूल बंद रखे गए हैं। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, आपकी बात रह गई थी, कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई थी, प्लीज आप अपनी बात को आगे बढ़ाएं, पूरी करें। जी, मैं ये कह रहा था कि ये जो मरकज है, जैसे मरकज सुभान अल्लाह है, वहाँ करीब 600 काडर का ट्रेनिंग की व्यवस्था है और जैसे ये मरकज तैयबा है, वहाँ भी 700-800 लोगों को ट्रेन किया जाता है। तो जो लोग वहाँ प्रेजेंट थे, जो आपके संवाददाता जी ने कहा, वो ये बात सही है कि वो उसमें तालिब इल्म है, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ भी है, लेकिन उनको इस तरह से रेडिकलाइज किया जाता है कि आगे चल के वो दहशतगर्दी की तरफ मुड़े। और भारत ने ये बड़ा मुफीद कदम उठाया है कि इन जो मरकज थे, क्योंकि मैंने भी हर चैनल पे यही कहा है कि जब तक हम इनकी दहशतगर्दी की लीडरशिप को मतलब एड्रेस नहीं करेंगे, उनको खत्म नहीं करेंगे। माफी के साथ आपको रोकना पड़ा है। शुभम द्विवेदी, जिनकी फरवरी के महीने में शादी हुई थी और अप्रैल में जान चली गई, उनकी पत्नी इस वक्त हमारे सहयोगी बलराम के साथ मौजूद है, वो उनसे बातचीत करेंगे। आज जब बदला पूरा हुआ और ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम रखा गया है, तो एक पत्नी को कितनी तसल्ली मिली है। बड़ा पीछे हो जाओ। बलराम, प्लीज आप सवाल पूछें। बिल्कुल चित्रा, इस वक्त हमारे साथ शुभम की पत्नी मौजूद हैं और जिस तरीके से आज भारत ने बदला लिया है, कहीं ना कहीं आज आत्मा को शांति जरूर मिली होगी, क्योंकि आप लोग लगातार मांग कर रहे थे बदला। और जिस तरीके से भारत ने आज आतंकवाद को मिट्टी में मिलाया है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम बदला लेंगे और जो देश की जनता चाहती है वही होगा, और आज वही हुआ। बिल्कुल, आज सर वही हुआ है। मैं इस चीज़ के लिए माननीय प्रधानमंत्री और जितने भी लोग, जितनी भी आर्म फोर्सेस एंड एवरीबडी हु इज स्टैंडिंग विद अस, हु इज स्टैंडिंग इन दिस ऑपरेशन, आई एम रियली थैंकफुल। उन्होंने शुभम और वहाँ पे गए मारे हुए 26 लोगों का बदला लिया है और ये मैं आज गर्व से बोल सकती हूँ, हिंदुस्तान बदला लेता है। क्या कहेंगी, ऑपरेशन सिंदूर के तहत आज बदला लिया गया। जिन महिलाओं की सिंदूर उजाड़ा गया, जिन महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा इन आतंकियों ने, आज उसका बदला भारत ने लिया है और इसीलिए इसका नाम भी रखा ऑपरेशन सिंदूर। बिल्कुल सब, मैंने जब ये न्यूज़ में पढ़ा था रात में 1:30-2:30 बज रहे थे, मैंने जिस समय ऑपरेशन सिंदूर पढ़ा है, मैं पहले बहुत देर तक शुभम को देख के मैं रोई हूँ कि इन लोगों ने जो चीज़ मेरा ख़त्म किया था, आज उस नाम पे इन लोगों ने इतना बड़ा ऑपरेशन हमारी सरकार ने उनके अगेंस्ट चलाया है। 1-2 नहीं, 9 ठिकानों पर अटैक हुआ है और जो आतंकी कार्यशाला कही जाए, जहां से ये आतंकी पनपते थे, जहां से पैदा होते थे, उस जड़ को ही खत्म किया है भारत ने। वहां पर ट्रेनिंग सेंटरों को उजाड़ा है, वहां पर मिसाइलों से हमला हुआ है और जिस तरीके की उम्मीद भारत के लोग कर रहे थे, उन उम्मीदों पर भारत की सरकार खरी उतरी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल खरी उतरी है। मैंने शुरू में भी कहा था कि मुझे विश्वास है कि बदला मिलेगा और उन्होंने हमें किसी को भी नाराज़ नहीं किया है। हमें विश्वास दिलाया है कि वो हमारे नागरिकों को मारेंगे तो हम उनका बदला लेंगे। जिस तरीके से धर्म पूछ करके, नाम पूछ करके गोली मारी गई थी, आज जिस तरीके से उनके ऊपर मिसाइलें छोड़ी गई हैं भारत की तरफ से, क्या कहेंगी, वो बदला पूरा हुआ?
बलराम, शुभम मेरा की बदला पत्नी को ही, आतंकवाद से था, ऐशानिया को इन्होंने ही आतंकवाद का- आतंकवादियों ने कहा था कि मोदी को जाकर बता देना। I'm happy and I'm really thankful to the government. Thank you so much. सारे आर्म फोर्सेस को भी उन्होंने बहुत बहुत अच्छे से हमारे बदले लिए हैं। Thank you. एक जो बात आपसे आतंकियों ने कहा था कि जा करके मोदी जी से कह दीजिएगा कि हमने मारा है, तो उस बात को जब आप लोगों ने सरकार तक पहुंचाया मीडिया के जरिए, आज वो बात प्रधानमंत्री जी ने सुनी और उसको पूरा भी किया। बिल्कुल पूरा किया है, उन्होंने दिखा दिया कि अगर मोदी जी को बताया है, बोला है, तो मोदी जी बताएंगे भी उनको पलट के। अपनी सरकार पर पूरा भरोसा था आपको कि बदला जरूर लिया जाएगा। ये मैंने अपने हर इंटरव्यूज में भी कहा है, हर जगह मैंने कहा है कि हाँ, थोड़ा टाइम भले ही लग रहा है, वो तो इतना बड़ा ऑपरेशन है तो टाइम लगेगा, लेकिन उन्होंने, मुझे भरोसा था, उन्होंने उस भरोसे को कायम भी रखा है। क्या आपको लगता था कि इतनी जल्दी बदला ले लिया जाएगा? सर, अब कितनी जल्दी 14 दिन में बदला लिया है तो बड़ी बात ही है, इसीलिए शायद हम में से किसी को पता भी नहीं था कि होने वाला है, सब रेडी भी नहीं थे, क्योंकि हमें लग रहा था अभी टाइम है, इतनी जल्दी नहीं होगा, लेकिन रियली थैंकफुल कि उन्होंने बहुत जल्दी ये बदला लिया है। आज पूरा देश मॉक ड्रिल की तैयारी कर रहा था, लेकिन मॉक ड्रिल से पहले ही जो सरकार ने सोचा था वो कर दिया। बिल्कुल सर, उन्होंने जो सोचा था, उन्होंने बिना बताए, बिना किसी को भी पता चले, उन्होंने ये सब कर दिया है। थैंक यू। क्या कहेंगी, जिस वक्त आपने अपने पति को खोया था और आज जब उसका बदला पूरा हुआ है, जो पल उस दौर से अब तक गुजरा है, उसके लिए क्या कहेंगे? सब बहुत पेनफुल है, सिर्फ मेरे लिए नहीं, पूरी 26 लोगों के लिए बहुत पेनफुल है, बट हम बहुत आज बहुत खुश हैं, और शायद कहीं ना कहीं आज हमें थोड़ी तसल्ली मिली है कि जो हमारे पति, जो हमारे घर के लोग शहीद हुए हैं, उनका बदला लिया है गवर्नमेंट ने, एंड आई एम रियली थैंकफुल। थैंक यू। सरकार के लिए क्या कहेंगे? थैंक यू, आपने अपने बच्चों को गुमनामी मौत नहीं जाने दिया, उनका बदला लिया आपने। थैंक यू सो मच। तो आपने देखा हमारे साथ जो शुभम की पत्नी थी वो मौजूद थी, और उन्होंने साफ तौर से कहा कि जो उन्होंने सोचा था, जो उन्होंने सरकार से मांगा था, वो सरकार ने पूरा किया और आज बदला पूरा हुआ है। और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आतंकियों ने उनसे कहा था कि जाकर के मोदी जी से कह दीजिएगा, तो उन्होंने कहा कि हमने अपनी बात अपनी सरकार तक पहुंचाई और सरकार ने उसका बदला लिया, और आज उनकी आत्मा को शांति मिली है। और उन्होंने कहा कि जिन जिन लोगों ने अपने पतियों को खोया था, आज उन सभी महिलाओं को शांति मिली है। और जिस तरीके से लगातार पूरे देश ये मांग कर रहा था कि बदला चाहिए, बदला चाहिए, आज वो बदला पूरा हुआ है। चित्रा जी। बलराम, यकीनन ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं, और मैं तो उस चेहरे को देख रही थी, आप सोचिए फरवरी के महीने में जिसकी शादी हुई थी, जिसके माथे पर सिंदूर था, हाथों में मेहंदी थी, वो शादी का चूड़ा पहनकर जो कपल जाता है पहलगाम में कि वो कश्मीर की वादियों में खो जाएगा, एक दूसरे को समय दे पाएगा, जब वो वापस कानपुर लौटती हैं ऐशानिया द्विवेदी, तो सोचिए उस लड़की के चेहरे के नूर को गायब कर दिया, उसके माथे के सिंदूर को छीन लिया इन आतंकवादियों ने। लेकिन आज जब घर में घुस कर मारा है तो यकीनन उस परिवार को तसल्ली मिल रही है, और चेहरे से वो जो संतुष्टि का भाव है वो भी आप पढ़ पा रहे थे, देख पा रहे थे। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी, आपके पास आते हुए बार बार मुझे रोकना पड़ा था, उसके बाद मैं अपने सहयोगी के पास जाऊंगी, अभी किसी वजह से संपर्क कट गया है। आपके पास आते हुए नीरज, अभी क्या और जानकारी मिल रही है, क्या खबर? क्या 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, 11 बजे सीसीएस की बैठक होगी, फिर 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें भारतीय सेना के जो डीजीएमओ होंगे और जो एयरफोर्स के और नेवी के तीनों के अधिकारी होंगे। ये माना जा रहा है कि डीजीएमओ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से सिनर्जाइज जो ऑपरेशन है, जो तीनों सेनाओं ने मिलकर किया है, उसको अंजाम दिया गया, कहाँ कहाँ पर ठिकाने जो अटैक किए गए थे, किस तरह से किया गया था, फाइटर जेट्स का इस्तेमाल रफाल का कहाँ पर किया गया, कौन से मिसाइल का किया गया, और साथ ही किस तरह की प्रिसिशन स्ट्राइक की गई थी मिसाइल के जरिए, अपनी सीमा से की गई थी, वो सारी जानकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय सेना देने वाली जा रही है। बिल्कुल, अब इनकी रूह भी कांपेगी, आगे आने इनके आकाओं तक भी ये मैसेज पहुंच गया है, और बहुत ज्यादा जरूरी था ये बताना कि हिंदुस्तान को कमतर आंकने की भूल मत करना। हिंदुस्तान के हमारे बेकसूर नागरिकों की जान मत लो, हम पहले हमला नहीं करते।
हिंदुस्तान शांति चाहता है, वसुधैव कुटुंबकम में भरोसा करता है, वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ता है, लेकिन हमारे घर में घुसकर हमारे नागरिकों को मारोगे तो फिर उसका बड़ा सबक भी सीखने को तैयार रहो। टोटल आंकड़ा जब आप जोड़ लेंगे, ये जितने भी आतंकवादियों के बारे में जानकारी मिली है आता है 900। तो क्या हमारी भारत की सेना ने, हमारी इंडियन आर्मी ने, इंडियन नेवी ने, इंडियन एयरफोर्स ने एक साथ मिलकर क्या 900 आतंकवादी मार गिराए? ये बड़ा सवाल। अब मुझे लग रहा है नीरज इसका जवाब आप ही दे दीजिए कि 900 अगर इतने मौजूद थे फिर तो कहीं भागने का मौका नहीं मिला। टारगेट मतलब करके बिल्कुल सटीक टारगेट किया गया है, तो क्या वास्तव में 900 आतंकवादी मार गिराए हमारी सेना ने? देखिए चित्रा, जब बालाकोट में स्ट्राइक हुई थी उस वक्त 300 लोग वहां मौजूद थे, 300 आतंकी वहां मौजूद थे, 300 मोबाइल फोन चल रहे थे, जिसके बाद हमने ट्रैक किया। ये हताहत वाली स्थिति है कि कैजुअलिटीज कितनी हुई है, इसमें फेटल है, नॉन फेटल है, कितने इंजर्ड हुए, कितने मारे गए, ये पाकिस्तान खुद बताएगा। लेकिन जो मौजूदगी होती है, जितने लोगों की वहां पर मौजूदगी होती है, जो हमारे संवाददाता सहयोगी बता रहे हैं शिवांग, ये मौजूदगी है कि वहां पर इतने लोग वहां पर एक समय में मौजूद रहते हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि इतने लोग हताहत हुए होंगे, क्योंकि जैसे शुरुआत में भी आया था कि कितने लोग भाग रहे हैं उस मरकज और अगर से भाग रहे हैं। 900 का आंकड़ा हुआ तब तो मुझे लग रहा है कि ये बीते कई सालों का, कई दशकों का मिला ले तो ये सबसे बड़ा ऑपरेशन होगा फिर तो नीरज, अगर ये आंकड़ा सही हुआ तो। बिल्कुल, ये अगर खबर बिल्कुल सही है, अगर वहां पर 900 लोग थे मौजूद थे वहां पर, तो ये सबसे बड़ा हमला होगा अभी तक कहीं पर भी, अफगानिस्तान हो, सीरिया हो, यमन हो, मुझे लग रहा है वैश्विक तौर पर भी आतंकवाद से पीड़ित देशों को अगर हम देख लें तो कहीं का भी ये सबसे बड़ा वो होगा कि इतने सारे आतंकवादियों को हमने एक ही बार में मार गिराया। बिल्कुल, अब तो हम लोग लीड कर रहे हैं आतंकवाद के खिलाफ, क्योंकि अमेरिका भी कह चुका है कि वैश्विक आतंकवाद का जो गढ़ है, एपिसेंटर है, जो एपिसेंटर था पाकिस्तान था, एपिसेंटर वैश्विक आतंकवाद का, जहां पर भी आतंकवाद चित्रा, न केवल कश्मीर में, अफगानिस्तान में, मॉस्को में, कहीं पर स्पेन में कहीं जाइए, अमेरिका में चाहिए, ओसामा बिन लादेन आपके यहां पर छिपा रहता है, शरीफुल्लाह अभी आपने पकड़ के दिया जिसने काबुल में अटैक किया था अमेरिका को, एफबीआई को। आपने एपिसेंटर बना रखा है इस पाकिस्तान को, और खासतौर से पीओके को आतंक का गढ़ बना रखा है। वो पीओके जो हमारा है, पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर, जहां पर हमें होना चाहिए था, वहां पर उन्होंने आतंकियों को गढ़ बना दिया वहां पर। इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में ये आतंकी रहते हैं। इसीलिए हम लोग बार बार कह रहे थे कि ये आतंक का एपिसेंटर है, आतंकवाद का एपिसेंटर है, वैश्विक आतंकवाद का एपिसेंटर है। और जो कहता आता था पाकिस्तान की नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, लश्कर है, जैश ए मोहम्मद है, आईएसआईएस है, अलकायदा है, नहीं, ये पाकिस्तानी सेना है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, पाकिस्तानी सेना का प्रमुख है असीम मुनीर है, इससे पहले परवेज मुशर्रफ, उससे पहले जिया उल हक, जितने भी हैं ये सब आतंक के जो है। भाषा सुन लो, आतंकवादियों की भाषा बोलता है जनरल आर्मी चीफ वहां का, उसकी तो ये इस तरह के हिंदू मुसलमान करता है, उसकी जिम्मेदारी है अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा और सरहद की सुरक्षा करना। अभी जब बारी आई तो देखो कहां बिल में छिपा हुआ है। एक बार अंकित के पास जाते हुए, अंकित ये जो आंकड़ा देखिए, ये बहुत बड़ी खबर है कि जिस समय भारत की ओर से ये स्ट्राइक की गई उस वक्त कितने आतंकवादी कहां मौजूद थे, और ये आंकड़ा टोटल हो जाता है 900। अब सवाल पूछा जा रहा है, क्या 900 आतंकवादियों को भारतीय सेना ने मार गिराया? जी बिल्कुल चित्रा, और ये स्पेसिफिक इनपुट था। लगातार हम इस बात को दोहरा रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि भारतीय सेना ने जो स्ट्राइक की है ये रैंडमली उनके पास में थोड़ी सी जानकारी आई और उन्होंने कर दी। उनके पास में बाकायदा जानकारी थी। ये जो हमने आंकड़े बताए हैं ना कि जो करीबन 900 आतंकियों तक का पहुंच रहा है, उसमें से बड़ी संख्या में हताहत भी हुए हैं, घायल भी हुए हैं। आधिकारिक फिगर तो चित्रा भूल जाइए कि पाकिस्तान कभी कबूल करेगा भी कि कितने लोग मारे गए हैं। वो जरूर ये कहेगा कि देखिए हमारे बच्चे इसमें घायल हो गए हैं, हमारे जो युवा घायल हो गए, जिनका आतंकवाद से कुछ लेना देना नहीं था। लेकिन हकीकत में कितने आतंकवादी मारे गए हैं ये तो पाकिस्तान कभी कबूल करने से रहा। लेकिन हाँ, ये जरूर सच है कि ये जितने भी पॉइंट्स पर जो स्ट्राइक की गई है, ये वो पॉइंट्स है जहां पर आतंकियों की स्पेसिफिक लोकेशंस मिली थी।